नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड के महासंग्राम में। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार के मंत्री पद की एक और कुर्सी समेत 4 कुर्सियां खाली हो गई है, जिसे आने वाले दिनों में सीएम धामी को भरना होगा। ऐसे में सीएम एक कुर्सी पर ही किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे या फिर 4 नए चेहरों को जगह देंगे, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इसी बीच मंत्रियों के परफॉर्मेंस को देखकर मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी अंदर खाने चर्चा है। शुरू से ही उत्तराखंड में खाली पड़े पदों को भरने की चर्चा होती आ रही है और इन पदों को भरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक सामने नहीं आया। अब कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्री पद की एक और कुर्सी समेत 4 कुर्सियां खाली हो गई है, जिसे आने वाले दिनों में सीएम धामी को केंद्रीय नेतृत्व की हामी के बाद भरना होगा। ऐसे में सीएम एक कुर्सी पर किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे या फिर 4 नए चेहरे जो कि अलग अलग यहाँ पर होंगे और इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इसके अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अब तक दायित्व भी नहीं बांटे हैं, जबकि चर्चा ये थी कि होली के बाद ज्यादा से ज्यादा दायित्वों पर पदाधिकारी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बीजेपी प्रदेश के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम खुद उत्तराखंड आकर प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के साथ चर्चा कर चुके हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव भी होने हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए खाली पड़े मंत्री पद भरने के साथ साथ दायित्वों पर नियुक्ति भी जरूरी हो गई है। देखिए, दायित्व को लेकर तो मैं कहूँगा कि जल्दी घोषणा होने वाली थी, क्योंकि दायित्व जितने भी हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं जिनको दायित्व मिलना है, उनकी सूची तो लगभग संगठन द्वारा बना ली गई है। अब केवल घोषणा होना बाकी है। परंतु अभी आपने देखा कि बहुत दुखद घटना उत्तराखंड में हुई। हमारे बागेश्वर से विधायक और परिवहन मंत्री, बहुत दुखद उनका जो है देहांत हो गया। इस कारण ये सूची आगे और खिसक गई और मंत्रिमंडल में भी एक स्थान और रिक्त हो गया। 4 स्थान रिक्त हैं, क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं और निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व भी इसमें संज्ञान ले रहा होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे जल्दी ही दायित्व की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार करेगी और केंद्रीय नेतृत्व का जैसे ही इसमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी निर्देश होगा, चारों मंत्रिमंडल जो हमारे रिक्त हैं उनको भी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड करेगी और दोनों जो अधूरे हमारे काम हैं वो बहुत जल्दी अतिशीघ्र पूरे हो जाएंगे, आप सबके सामने आ जाएगा। दायित्व वितरण और मंत्री पद जल्द से जल्द भरने का बीजेपी का ये दावा कोई नया नहीं है। जब भी बीजेपी से इस बारे में सवाल किया जाता है तो यही बात सामने आती है कि जल्द से जल्द पदों को भरा जाएगा, लेकिन आज तक नहीं भरा गया। उम्मीद है कि चुनावी मौसम को देखते हुए इस बार बीजेपी का बयान सच साबित होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार में 7 चेहरे मंत्री पद की कुर्सी संभालते हुए हैं और वही कैबिनेट के गढ़वाल में 3 जिले और कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। कैबिनेट में अभी भी 4 सीटें बची हुई है। जिन जिलों के प्रतिनिधित्व का इंतजार है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल जिले में शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चंपावत जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर जिले का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया है। माना ये जा रहा है कि निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जल्द ही इस पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल खाली मंत्री पद पर जिन नामों पर अभी चर्चा हो रही है उसमें बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, उमेश शर्मा, मुन्ना सिंह चौहान समेत कई लोग शामिल किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम एक सीट पर किसी को बैठाते हैं या फिर 4 पदों पर नए चेहरे तैनात करते हैं। अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि धामी सरकार मंत्री पद बांटने के साथ दायित्वों का वितरण भी कर सकते हैं, लेकिन अब कब और कितने दिन करेगी और कहां तक ये जा सकता है,
एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से दायित्वों का बंटवारा करने के लिए लगातार मांग कर रही है बीजेपी, लेकिन अभी तक दायित्वों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में अब जिस तरीके से चंदन राम दास का निधन हुआ, उसके बाद 4 सीटें जो है कुल वो खाली हो गई है, मंत्री पद भी खाली हो गया है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब दायित्वों का बंटवारा होगा, कब ये जो तमाम पद है वो भरे जाएंगे, क्योंकि काम अटक रहा है, ये कहना है विपक्ष का। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से, उन्हीं के साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से शिशपाल बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हरीश मेखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले विकास शर्मा जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाए। उससे पहले अब मंत्री पद कब भरेंगे, ये सवाल भी सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि 3 पद पहले ही खाली थे। अब निधन होने के बाद उनका एक और पद खाली हो गया है। कुल 4 पद खाली हैं, कब भरे जाएंगे? हाँ, 1 मिनट, मैं कार्यक्रम 10 मिनट बाद जोड़ सकते हैं। विकास जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मिनट का टाइम दे दीजिए। चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। मेखुरी साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। लगातार हम इंतजार कर रहे थे दायित्वों का, लेकिन उससे पहले अब सवाल उठ गया है कि मंत्री पद भरे जाने हैं। अभी तक मंत्री पद नहीं भरे गए हैं। अभी तक 3 पद खाली थे, लेकिन अब जिस तरीके से चंदन राम दास के निधन के बाद एक और पद खाली हो गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या एक्शन ले सकती है सरकार इस पर? का जो उत्तराखंड में मंत्री पद खाली है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के स्वयं भी बहुत सारे कार्यकर्ता, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी जी चाहते हैं कि कुछ पदों को ओबलाइज किया जाए, कुछ लोगों को दायित्व भी दिया जाए। उत्तराखंड में बहुत सारे विधायक, बहुत सीनियर विधायक हैं, बहुत सारे जनपदों को अभी तक मंत्री का पद का कोटा मिला नहीं है। मतलब हर किसी जिले को कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, जैसे चमोली को, रुद्रप्रयाग को पहले मंत्रालय दिया जाता था, लेकिन इस बार नहीं दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे जो क्षेत्रीय समीकरण हैं और चुनावी समीकरण हैं, वो भी देखते हुए मंत्री पदों का निश्चित रूप से इनको बंटवारा करना है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले सभी चुनावों के, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले करना पड़ेगा, ताकि कार्यकर्ताओं में इनका उत्साह बना रहे और उसका एक सामंजस्य भी, बाद में एक संदेश भी जाएगा और सामंजस्य भी पार्टी के अंदर बैठेगा। जो पूर्व पार्टी में यदा कदा उठते रहते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के एक गुट की तरफ से और भी जो सभी उनको जानते हैं, तो निश्चित रूप से धामी का प्रयास यही रहेगा कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जनपदीय संतुलन भी इसको बनाया जाए और तब जो है ये मंत्री पद जो है तक किया जाए। लेकिन वो 2 बार धामी जी इस बार लगातार दिल्ली चले भी गए हैं, लेकिन संभवतः दिल्ली से हरी झंडी नहीं हो पाई है, तो ये अन्य समीकरण रहे होंगे, इसके कारण ये बटेंगे। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से नेता हुकुम सिंह जी मौजूद हैं। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि बीजेपी अब कब करती है, जो तमाम पद हैं उनको कब भरती है और दायित्वों का बंटवारा कब करती है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, वो जुड़ नहीं पाए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ शिशपाल बिष्ट जी मौजूद हैं। शिशपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में पदों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, पदों के साथ साथ दायित्वों का वितरण तो लंबे समय से सवाल बना ही हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उत्तराखंड में अजीब दौर से गुजर रही है और साल भर तो धामी जी के दूसरे कार्यकाल को भी पूरा हो चुका है और मंत्रिमंडल के 3 पद पहले से रिक्त थे। अब एक अन्य मंत्री दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका स्वर्गवास हो गया है, चंदन राम जी का, तो 4 पद वहां पर खाली हैं कैबिनेट के। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो कितने लोगों को मंत्री बनाती है, कितनों को नहीं बनाती है, लेकिन उससे ज्यादा ये राज्य के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास अगर विभागों की बहुलता होगी तो कब जन समस्याओं को सुनेंगे, कब जो है अपने विभागों पर ध्यान देंगे। मंत्रिमंडल के पद इसीलिए हैं कि भाई वो जनता की सहूलियत के हैं,
जनता की सुनवाई हो सके और निचले स्तर तक हो सके। अगर ज्यादा मंत्री होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी लिमिटेड है मंत्रिमंडल का आकार, तो ये जो 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, इससे निश्चित तौर पर विभागीय कामकाज पर असर पड़ रहा होगा और जो राज्य के विकास को गति मिलनी चाहिए, विभाग के विकास को गति मिल चाहिए, उसमें दिक्कत आ रही है। और ये मंत्रिमंडल का ही मामला नहीं है, यहाँ पर मंत्रिमंडल से बाहर भी जो दायित्वधारियों के संवैधानिक पद हैं, उस पर भी साल भर से लगातार नई तारीख बार बार आ जाती है, हफ्ते 15 दिन में, कि आज होगा, कल होगा, और ऐसे कैबिनेट मंत्रियों के पद में तारीख पर तारीख मिल रही है। इससे भाजपा के नेताओं में तो मायूसी होगी, राज्य की जनता में भी, और तमाम जो विभागों के कामकाज में फर्क पड़ रहा है उस पर भी असर आ रहा है। मुझे लगता है कि जो भाजपा के अंदर नूरा कुश्ती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपनी डपली बजा रहे हैं, बार बार जो है सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर चुके हैं, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात को वो भी स्वीकार कर चुके हैं, उन्होंने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने भी राज्य में 40% भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी समीकरण है, इनका अनुशासन अब सड़क पर आने लगा है, क्योंकि तानाशाही से बहुत दिनों तक अनुशासन को मेंटेन नहीं किया जा सकता। देर सबेर जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं वो नेताओं के द्वारा ही सामने आती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता वो चाहे किसी भी लॉबी का हो, वो जाएगा तो वरिष्ठ नेताओं के पास अपना दुखड़ा रोने के लिए। और जब बहुत ज्यादा वहां पर इस प्रकार के जन समस्याएं, कार्यकर्ताओं की दिक्कतें इकट्ठी होती है, तो नेताओं को उसके बाद बोलना ही पड़ता है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में आजकल एक सिलसिला सा चला हुआ है, दिल्ली दरबार मुख्यमंत्री की हर हफ्ते और 15 दिन में दौड़ लगा, यहाँ राज्य में किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मुझे लग रहा वहां भी कोई जो है फार्मूला सहमति का निकल नहीं रहा कि इन संवैधानिक पदों को किस तरीके से भरा जाए। तो भाजपा जितनी जल्दी अपने ये अंदरूनी समीकरण फिट कर लेगी, अपनी जो अंदरूनी गुटबाजी है इसको साध लेगी, तो निश्चित तौर पर राज्य के विकास पर जो इसका असर पड़ रहा है वो जल्दी उस समस्या का समाधान हो पाएगा और संवैधानिक पदों पर जल्दी राज्य में 4 नए मंत्री नजर आएंगे। तो लोगों को कम से कम जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके लिए एक मंच मिलेगा, विभागीय लोगों को भी अपनी जो दिक्कतें उनको दूर करने के लिए एक मंत्री मिलेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य के विकास में इससे कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। भाजपा को इसको जल्दी निपटना चाहिए। जी ठीक है, हुकुम जी आपको आवाज मिल पा रही है? हुकुम सिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए जी, जनता इंतजार कर रही है कि 4 मंत्री कब दिए जाएंगे जनता को, दायित्वों का बंटवारा कब होगा। विपक्ष पूछ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि अगर ये अंदरूनी समीकरण साध लिए जाएं तो शायद प्रदेश के विकास में और ज्यादा पंख लग सके। देखिए, इस समय मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से काम करते हैं। मंत्रिमंडल कब बढ़ेगा, कब घटेगा, किसको रखना है नहीं रखना है, मुख्यमंत्री के विवेक में काम करता है। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने बहुत चुनौतियां प्रदेश की हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की इतनी चुनौतियां नहीं है, बत्ती की चुनौती है। अभी 4 धाम यात्रा आपके सामने है, जो शिफ्ट का मामला है, आपका तमाम चीजें, अभी पहाड़ के पलायन बेरोजगारी के मुद्दे चले, मुद्दों में काम हो रहा है। मंत्रिमंडल बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि उससे रुकेगा नहीं काम। छोटा प्रदेश है, छोटे मंत्रिमंडल से भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी देखिए, हमारे वो चंद्रलाल जी की अभी उनकी मृत्यु होगी, कैबिनेट मंत्री है। अब अभी तो शोक चल रहा है, टाइम आएगा, टाइम में बनेगा। अचानक कैसे थोड़ी बन जाते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि देखो, विपक्षी हो या पक्षी हो, हमें धरातल पर काम देखना है। मंत्री बनेंगे कितने, राज्य मंत्री कितने बनेंगे, ये बड़ी अलग बात है। ये बात हम चाहते हैं कि जो अधिकारियों का जो है फोकस, उससे काम लिया जाना चाहिए, क्योंकि काम जिलों में जिलाधिकारी और एसएसपी अधिकारियों के द्वारा होता है। और मुख्यमंत्री जी मैं समझता हूँ हर जिले में दौरा कर रहे हैं। आज भी नैनीताल में हो, कल वहाँ अल्मोड़े में थे। तो मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कांग्रेस या दूसरे पार्टी को इतना बेसब्री से इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का वियोग है। अब वो कब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो अपने हिसाब से अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस पर जवाब में लेना चाहूंगी विष्णु साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं मैकुरी साहब के पास जाऊंगी। देखिए, आज राज्य में वास्तव में परिस्थितियां बड़ी ही जो है विचित्र हैं। पलायन की जो समस्या है वो बड़ी ही भयानक है, और पलायन आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो इसी सरकार ने बनाया है कि 270 लोग प्रतिदिन राज्य से पलायन कर रहे हैं। एक महीने में 8,100
लोग और साल में लगभग 1 लाख का आंकड़ा ये बैठता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। 6000 गांव आज भी विकास से मरहूम है। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कर रही है, वहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो भाई ये तभी तो उसका समाधान होगा ना, जब सरकार चाक चौबंद होगी, ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा है प्रदेश का प्रशासन। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का झगड़ा समाप्त होना चाहिए। इसका मतलब तेरी फाइल और मेरी फाइल का झगड़ा है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री जो है सतपाल महाराज खुद कह चुके हैं कि सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। तो इन चीजों से कैसे नियंत्रण पाया जा सके? आप देखिए, और चारधाम यात्रा का जिक्र भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। चारधाम यात्रा पर बड़ी भारी जुमलेबाजी सरकार की तरफ से हो रही थी, लेकिन आपने देखा कि अभी 1 सप्ताह ही यात्रा को शुरू हुए नहीं हुआ और अभी मौतों का आंकड़ा 12 के पार हो गया है। तो ये किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर चाक चौबंद हुई हैं, जब समय से लोगों की जानें नहीं बचाई जा सक रही हैं। और जिस दिन यात्रा शुरू हुई ऋषिकेश में, उसी दिन का आलम ये था कि 5-5 घंटे तक आउटलेट काउंटर पर पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को। और ये स्थितियां जस की तस बनी हुई है। और अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि केदारनाथ जी में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं श्रद्धालुओं को, जो बड़ी उम्मीदों से आए और जिनके रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन की तारीख बता रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन को पूछ नहीं रहे हो। वहां पर वीआईपी कल्चर हावी है और जो दिक्कतें हैं वहां पर श्रद्धालुओं की, उनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं। और सरकार के दावे तो ऐसे हैं कि राज्य में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं, कोई दिक्कतें नहीं है। तो ये श्रद्धालु शिकायतें किससे कर रहे हैं? ये लोगों की मौतें कैसे हो रही हैं? चारधाम रूट का आप अपनी टीम को भेज करके पूरा सर्वेक्षण कराइए, जहां पर चाहे वो जिला अस्पताल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर दवाइयां नहीं है, उपकरण नहीं है, और छोड़िए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो चारधाम यात्रा इतनी राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, आप ने कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, वैसी हो गई, तो वहां पर नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब तक आप देखिए राज्य के एक कैबिनेट मंत्री को, होनहार मंत्री को अभी हमने खोया है। अगर समय से उनको एयर एम्बुलेंस मिल जाती तो हो सकता है उनकी जान बचाई जा सकती थी। जब हम अपने कैबिनेट मंत्री की जान को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आम आदमी या हमारे श्रद्धालुओं की जान की तो सरकार को परवाह कहाँ है? लगातार वो मौतों के रूप में सामने आ रही है, दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं नहीं सुधर रही हैं, रहने खाने की नहीं सुधर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मंत्रियों पर जो काम का बोझ है, ये अगर बंटेगा, नए मंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि सरकार इस पर नियंत्रण पा सके। सरकार को सुने तो हूं, हमें कोई शौक नहीं है सरकार को घेरने का, लेकिन जब दिक्कतें दिखाई दे रही है तो विपक्ष की जिम्मेदारी, हमें ये चीजें उठानी पड़ेगी, जनता की आवाज को। क्योंकि श्रद्धालुओं को समस्या हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो सरकार उसको अगर नियंत्रण में नहीं ले पा रही है, और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की नीति पे चल रहे हैं, क्योंकि न तो उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी सहयोग कर रहे हैं, न राज्य की ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति राज्य में बनी हुई है। ठीक है, मैखुरी साहब, बिष्ट जी ने तमाम बातें कही है चारधाम यात्रा को लेकर, उस पर भी मैं आपका वक्तव्य चाहूंगी। और उससे पहले हुकुम जी ने ये कहा है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है कि आखिर कब मंत्री दिए जाएंगे। हाल ही में उन्होंने कहा कि निधन हुआ है अभी चंदन रामदास जी का, तो अभी समय ऐसा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भर दिए जाएंगे, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। मुस्ताक जी, इसमें मुख्य चीज ये है, जैसे चारधाम यात्रा पे बात आ रही है कि यात्रियों की व्यवस्था नहीं है, रहने का नहीं हो रहा, व्यवस्था खाने की नहीं हो रही। ये हरिद्वार में जब कुंभ मेला हुआ था तब भी इस तरह की अफवाहें चली थी, लेकिन आपको पता है हरिद्वार में 4 करोड़ लोगों ने आराम से स्नान किया और पूरे अच्छे से महाकुंभ हुआ, एक व्यक्ति की क्षति नहीं। वैसे ही उत्तराखंड में जो आता है वो नेचर लवर आता है, आध्यात्मिक श्रद्धालु आता है, उसको बहुत ज्यादा सुविधाएं चाहिए नहीं होती, उसको बस ये चाहिए कि दर्शन हो जाए भगवान के और यहाँ की प्रकृति में 2-4 दिन वो खुले में सांस ले सके। प्रदूषण भरे जो नीचे का गाड़ियों का जो तमाम प्रदूषण का वो है हवाएं हैं, उससे उसे यहाँ फेफड़े उसके अच्छे होते हैं, इसी के लिए वो पहाड़ आता है। नेचर लवर यहाँ आता है, यहाँ कोई गोवा टाइप पर्यटन नहीं है। रही बात केदारनाथ में जो वीडियो लीक हो रहा है, इस तरह के टूल किट गैंग वाले पहले भी आते रहे हैं और उनके वीडियो लोगों ने कंडेम किए हैं। ऐसे वीडियो आने के बाद भी पिछले साल केदारनाथ में 15 लाख और बद्रीनाथ में 40 लाख लोग आए हैं। इस साल करीब ये आंकड़ा 80 लाख और 1 करोड़ तक पार कर सकता है। जिस तरह की भीड़, पहले दिन 40,000 व्यक्ति बद्रीनाथ में दर्शन कर चुके हैं।
तो यात्रा पर इस तरह की टूल किट के प्रयोग से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। यात्रा अच्छी चलेगी, उसको बदनाम करना भी नहीं चाहिए इस तरह के टूल किट वालों। और जहां तक ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना मंत्रालय नहीं बनाया और निजी मामला है, ये जो मैं मतलब हमें हजम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी है, जनता की पार्टी है भाई। आपको निर्णय तत्काल लेने हैं, वरना आपका ही घाटा हो रहा है। और 3-4 मंत्री बनते तो लोगों के कितने काम होते। तो निश्चित रूप से ये उनका पर्सनल मामला नहीं है, बल्कि उनको तत्काल डिसीजन लेने से मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। ठीक है हुकुम सिंह जी, यही सवाल वैसे अगर मैं कहती तो आप कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसमें नहीं सुलझाएंगे। लेकिन अब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं मैखुरी साहब, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये आपका पर्सनल मैटर कैसे हुआ। जनता के मुद्दे हैं, जनता विकास चाहती है, अगर कैबिनेट मंत्री आपके बनेंगे तो जनता का फायदा होगा ना। कांग्रेस के मित्र विपक्ष की बहुत सॉलिड भूमिका होनी चाहिए। वो अपनी उत्तराखंड में वो खुद ही उलझे पड़े हैं। वो और प्रीतम सिंह उधर हरीश रावत जी अपना घर संभाला ना। देखिए ये नकारात्मक सोच करके राज्य की इमेज खराब कर रहे हैं। जो सीमेंट वाले मामले में कितना हमला किया इन लोगों ने, बताइए आप। कितने लाख लोग मर जाएंगे, इतने डूब गए, इतने कट गए, इतने खा दिया है। अब ये चारधाम यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि राज्य की छवि को बनाने के लिए विपक्ष को सकारात्मक भूमिका के साथ आना चाहिए। खाली अंगल बयानबाजी करके थोड़ी फायदा होता है। आप अपने घर को ठीक कीजिए, दूसरे घर में क्या चलना मत देखिए। जब तक काम हो रहा है चारधाम यात्रा में, देखो मुख्यमंत्री और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी उसको स्वयं रुचि ले रहे हैं वहाँ पर चारधाम यात्रा में। देखो हमारा प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी नाक का सवाल है। इसको कांग्रेस के मित्रों को टूल किट करके या किसी के ऊपर नकारात्मक सोच नहीं फैलानी चाहिए, इससे राज्य की इमेज खराब होती है। मैं इनको सुझाव देना चाहता हूँ एक राजनीतिक विषय होने के नाते, इनको अपना घर ठीक करना चाहिए। इनका घर तो बर्बाद होते चले गया है, लेकिन ये खाली मंत्री बनाओ, आज 400 मंत्री बनाने की क्या जरूरत है। तिवारी जी ने 400 मंत्री बना दिए थे, ऐसा नहीं है। मंत्री से वो पड़ेगा हमारे ऊपर। अभी काम चल रहा, हमारा अच्छा काम चल रहा है, हम इसे को करना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री, आप कांग्रेस के मित्रों को, विपक्ष के मित्रों को भी चाहिए कि वो सकारात्मक सोच के साथ राज्य की इमेज को बिगाड़ने का काम न करे, उसको सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। इनको मैं ही करना चाहता हूँ। नहीं, सकारात्मक सहयोग करना चाहिए, मैं आपकी बात से तारुफ रखती हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका पर्सनल मैटर हुआ। जनता भी तो चाह रही है सर, हम तो सिर्फ विपक्ष की बात कर ही नहीं रहे हैं, जनता के मुद्दे रुक रहे हैं। जनता अगर उनको परिवहन से संबंधी कोई समस्या है, अगर वो परिवहन मंत्री से मिलना चाहते हैं या किसी भी मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सीधा सीएम के पास तो जाएंगे नहीं। उनके पास कोई तो साधन होने चाहिए जिससे वो मिलकर बातचीत कर सके। चंदन रामदास जी की कम से कम 13वीं तो होने दो, 13वीं होने दो। एकदम ऐसा नहीं होता। देखो हमारे हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी 13वीं होने दो, वक्त आने दो, वक्त में सब ठीक हो जाएगा। हम पहले से कयास लगाते के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहाँ पर परिवहन सचिव बैठे हैं, परिवहन बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छोटा स्टेट है हमारा। अभी देखिए चंदन रामदास जी मृत्यु हुए कितने दिन हो रहे बताइए आप। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। ठीक है, ये सनातन धर्म है, आप कह रहे हैं कि उनकी 13वीं हो जाने दीजिए, लेकिन ये अभी का मैटर नहीं है। उनकी बात चलिए छोड़ भी दे, लेकिन पहले भी तो 3 पद खाली हैं। उनसे पहले दायित्वों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। देखो ये मुख्यमंत्री के वियोग से काम होता है। देखो हम नहीं कहेंगे आप वो अपनी कैबिनेट को कितना बनाना चाहता है, क्या रखना चाहता है, वो बनाएंगे। देखो समय आ रहा है। देखो अभी 1 साल उनको बने हुए हैं और अभी मंत्रिमंडल का बदल गया। 3 में से क्या है, ये तो 100 पद तो ऐसे खाली हो गए। मैं समझता हूँ कि वो सोच समझ के सही लोगों को इस पर लाएंगे। अभी मंथन चल रहा है, मैं समझता बहुत जल्दी ही निर्णय होने वाला है। जैसा हमने अभी मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी, वो कहते भैया अब ये चंद्रनाम जी वाला मामला आ गया, इसके बाद हम इसको करेंगे, फटाफट करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को भी दायित्व देंगे, हम धीरे धीरे सबको फैलाएंगे हम लोग, और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बहुत अच्छा समय पर हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। बिष्ट साहब, शेषपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है। मैं खुरी साहब आपके पास आना चाहूंगी। हुकुम जी का तो साफ ये कहना है कि आप चिंता मत करिए, हम अपने आप दायित्वों का बंटवारा कर लेंगे और जल्दी हो जाएगा। हाईकमान तक बार बार जा रहे हैं सीएम धामी, लेकिन हो नहीं पा रहा है काम। आखिर क्या कारण है कि नए मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, ये समझ पाना मुश्किल है। लेकिन लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। किन्हें आप देखते हैं कि जिनके नामों पर मुहर लग सकती है? नहीं, इसमें मुख्य रूप से बात ये है कि जो समीकरण है, पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी होते हैं और सरकार ने मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। तो इन दोनों के बीच का कहीं संतुलन का रास्ता देखते हुए मंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी मंत्री तो नहीं बनेंगे, ये तो सभी जानते हैं। कुल 4 पद खाली हैं, लेकिन एक तो व्यक्ति योग्य हो
और दूसरा निश्चित रूप से उससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भी कहीं ना कहीं सहमति हो, कार्यकर्ताओं मतलब जनप्रतिनिधियों की जो उनकी पार्टी के हैं उनकी सहमति हो, इस तरह का शायद वो तारतम्य बिठाते हुए इसको करें। लेकिन हमारा कहना ये है कि यदि मंत्री बन जाते तो निश्चित रूप से एक तो जनता के काम में भी सुविधा रहती है और भारतीय जनता पार्टी को खुद भी फायदा होगा, इसका लाभ होगा। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से भी सीख नहीं पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए इतनी व्यस्तता के बावजूद एक एक व्यक्ति से कैसे संपर्क होता है। आज उनका मन की बात में तो वहाँ जो उनका एपिसोड है वो देख रहा था, यूएन में भी उसका प्रसारण हो रहा था, उसमें भी कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ देश के जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनकी प्रतिभा को आगे लाना, लोकल और वोकल करना, मतलब इस तरह की चीजें थी कि वो एपिसोड अपने आप में हिस्ट्री बन गए हैं, एक किताब बन सकती है बच्चों के पढ़ने के लिए, पुस्तक बन सकती है। तो हम लोग उनसे भी सीख नहीं पा रहे हैं। हमारा राज्य मतलब इतनी प्रॉम्प्ट हम क्यों मतलब इतना डिले कर रहे हैं कि 3 तो कुल मंत्री पद 4 अब हो गए हैं, तो उनको बना ही लेते हैं अब तक, तो जनता का भी लाभ होता, आपकी पार्टी का भी लाभ होता। ये हमारा सुझाव है, बाकी तो उनको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, बिष्ट साहब आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही जी। हुकुम सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। जिस तरीके से जोशीमठ का मामला था, वो कह रहे हैं कि उस पर इतना मुद्दा नहीं उठाया गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन चारधाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी अगर बात हो रही है तो मुख्यमंत्री खुद उसकी मॉनिटरिंग करने की उन्होंने साफ कर दिया है। दूसरी ओर जिस तरीके से बात मंत्रियों की हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्री बना दिए जाएंगे और दायित्वों का बंटवारा भी हो जाएगा। देखिए, चारधाम यात्रा को कौन बदनाम कर रहा है? ये गलत बयानबाजी सरकार की तरफ से हो रही है। जो तीर्थ यात्रियों की मौतें हो रही हैं वो क्यों हो रही है? अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में चूक है तभी हो रही है। और यात्रा के दौरान आपके पर्यटन मंत्री कहाँ है, जरा इनसे पूछिए क्यों नदारद है? पिछली बार पूरी चारधाम यात्रा में पर्यटन मंत्री नजर नहीं आए। केवल जुमलेबाजी से चारधाम यात्रा चाक चौबंद चलेगी क्या? यह जो है जो सरकारी लाभ लेने वाले लोग हैं सरकार के पक्ष में बात करेंगे, उससे चारधाम यात्रा की जो खामियां वो अपने दूर थोड़े न हो जाएंगे। चारधाम यात्रा की अगर दिक्कतें हैं वहां पर अगर बात उठ रही तो उनको ठीक करने का काम सरकार का ही है। अगर कहीं दिक्कतें आएंगी, अगर वो आवाज उठती है, उस आलोचना को आपको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, ना कि ये समझिए कि कोई आपको जबरदस्ती कह रहा है। दिक्कतें हैं तभी ये चीजें उठ रही हैं। और दूसरा जो विपक्ष ये कह रहे हैं कि चीजों को नहीं उठा पा रहा है, जोशीमठ की बात अगर आप लें, जोशीमठ में लगातार अभी भी आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी है जो मुख्यमंत्री से मिलकर के जो सुझाव दिए, मुख्यमंत्री जी ने शुरू में उनको सकारात्मक रूप से लिया, ये हम लगातार कहते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आधी अधूरी कार्रवाई उन पर की। अगर पूरे मन से की होती तो अब तक वहां पर जो लोग आपदा पीड़ित हैं उनका विस्थापन की समस्या का समाधान हो गया होता और अभी वो सरकारी राहत कैंपों में ना रहे होते, कोई रोड मैप और कोई खाका उनके सामने आ गया होता है। जो मुआवजे की दिक्कतें थी वो अब तक निपट गई होती और जो लगातार लोगों की आशंकाएं हैं उनका समाधान हो गया होता। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार, आदरणीय राहुल गांधी ने आपने देखा कि एक दिन उसके लिए अपने भारत जोड़ो यात्रा में समर्पित। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। हुकुम सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, मात्र 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट पूरे मसले पर रखिएगा। जी, मैं शिषपाल जी को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वीआईपी मूवमेंट कम होना चाहिए, पर्यटन मंत्री या दूसरे मंत्री चारधाम यात्रा में ज्यादा नहीं जाने चाहिए, क्योंकि सरकारी अमला उनकी सेवा में लग जाता है और वहाँ जाम जैसी स्थिति आती है। इससे वीआईपी को बहुत कड़े इंस्ट्रक्शन है उत्तर प्रदेश और जहाँ बाहर से आने वाले वीआईपी को भी कम से कम लोग मूवमेंट करें चारधाम यात्रा में। केवल तीर्थ यात्री बनकर आए हो, वीआईपी बनकर नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।